दैनिक लोक भारतीय समाचार पत्र के डिजिटल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोक भारती समय समय पर मुख्तलिफ शख्सियत से रूबरू होता है और आज हमारे बीच में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में सीईओ भी रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज वो भाजपा में राजनीति में भी आ गए हैं और भाजपा में अपना बहुत ही कार्यकुशलता के साथ, चूँकि उनके साथ एक कॉरपोरेट का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए वो भाजपा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि भाजपा के बारे में उनकी क्या रणनीति है और आज जो 2024 का चुनाव है उसके बारे में उनका क्या सोचना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है, तो भाजपा और आप देख रहे हैं कि विपक्षी लगातार लगा हुआ है पीछे, तो इकट्ठे हो रहे हैं, ध्रुवीकरण हो रहा है विपक्षियों का, तो इन सब के बीच में भाजपा किस तरह से स्टैंड कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक रही विपक्षियों के एक होने की बात, तो 2019 में ये ऐसा करके देख चुके हैं, क्योंकि इनके पास जनता के मुद्दे नहीं हैं। जैसे हाल में ही अगर आप बात करें तो कांग्रेस ये कह रही है कि हम राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। क्या कांग्रेस के लिए जनता से बड़ा मुद्दा राहुल गांधी है? क्या जनता उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है? इसका मतलब है कि सरकार सब कुछ ठीक कर रही है। यदि जनता के मुद्दे आपके पास नहीं है, जनता की कोई शिकायतें आपके पास नहीं है, तो जनता राहुल गांधी के मुद्दे पर चुनाव क्यों लड़ेगी? और विपक्षियों की एक जो सबसे बड़ी वीकनेस है, हर पार्टी ये चाहती है कि जीतने के बाद प्रधानमंत्री उनके दल का हो। ममता चाहती वो बने, नीतीश कुमार चाहते हैं वो बने, केजरीवाल चाहते हैं वो बने, उधर अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो शरद पवार चाहते हैं मैं बनूं। तो इस तरह से वो दिखाने के लिए तो एकजुट जरूर है, लेकिन उनके बीच में खेमेबाजी। अभी आपने देखा था बीच में ममता बनर्जी ने कह दिया कि राहुल की संप्रभुता स्वीकार नहीं होगी विपक्ष को। तो अभी इन लोगों को आपस में बहुत काम करना होगा, बहुत मसौदे तय करने होंगे। अब ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना है कोई एक साथ। अच्छा, आप जो नेशनल कमेटी एंटरटेनमेंट और मीडिया की जो कमेटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके भी आप एडवाइज़र रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा सा अनुभव आप बताइए, क्या है, कैसा रहा आपका? देखिए, सरकार की एक सबसे अच्छी जो पहल रही है, सरकार ने केवल ये डिसाइड नहीं किया कि हमें लोगों को रोज़गार देना है, उसके पहले सरकार ने ये डिसाइड किया हमें लोगों को स्किल्ड करना है। क्योंकि कई बार क्या होता था, बच्चों के पास डिग्री थी तो ज़रूर होती थी, लेकिन उसकी स्किल्स नहीं होती थी। तो हमने स्किल्स पे बहुत काम किया। उसमें से एक विंग्स थी मीडिया और एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल, जिसका मैं सीनियर एडवाइज़र रहा हूँ। तो सरकार का यही उसके पीछे मंशा थी कि जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट क्षेत्र में हैं, वो काम कर रहे हैं, तो स्किल्ड हो, उनका सर्टिफिकेशन हो और वो अपनी जॉब को बेहतरी से अंजाम दे सकें। जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको एक स्किल्ड एनवायरनमेंट मिले, उनको आने के बाद ये मतलब उनका बिल्कुल विज़न क्लियर हो कि मैं आया हूँ तो मुझे क्या करना है। इस पर सरकार ने बहुत काम किया। और वो उस समय जो आप इसके पहले भी आप सीईओ वगैरह भी रहे बहुत से सेक्टर्स में, तो उनका क्या अनुभव रहा? अपने चैनल्स में भी आप रहे हैं, तो उसका मैं देखिए न्यूज़ चैनल्स में सीईओ रहा, ग्रुप सीईओ रहा। मैं आपको बताऊं, मीडिया का मैंने बहुत इनिशियल स्टेज से लेकर के और बहुत अपग्रेडेड फॉर्मेट देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को आजकल जो खबरें हैं वो बहुत विश्वसनीयता के साथ दिखानी चाहिए, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो कि समाज की दशा दिशा तय करता है। वो ये तय करता है कि लोग किस बात पर विश्वास करें, किस बात पर ना करें। और मैं जहाँ तक जब मैं सीईओ ग्रुप सीईओ रहा तो मैंने देखा कि बहुत से चैनल्स ने एक ऐसे काम करें जिसमें पत्रकारिता की फ्रीडम को काटा गया। पत्रकारों से कहा गया कि आप विज्ञापन लाइए। मैं ऐसे कई चैनल्स को मैंने देखा, बट मैंने जहाँ भी मैंने एज अ सीईओ ग्रुप सीईओ चार्ज संभाला, मैंने सबसे पहले एक आदेश किया कि मेरा पत्रकार कभी भी विज्ञापन लेके नहीं आएगा, उसकी पत्रकारिता की धार कम नहीं होनी चाहिए। मैंने इस पर बहुत काम किया और मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े चैनल्स हैं वो तो कहीं ना कहीं अपनी अच्छी सहभागिता निभा रहे हैं, लेकिन जो नए चैनल्स आ रहे हैं जो केवल आपाधापी में आ जाते हैं, जो इलेक्शन मोड में आकर के केवल लॉन्च होते हैं, इलेक्शन के बाद बंद हो जाते हैं, उनको भी बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभानी चाहिए। क्योंकि मीडिया बहुत मजबूत स्तंभ है इस देश का, उसका एक भी ऊंच नीच कदम समाज पर प्रभाव छोड़ेगा।
इस जिम्मेदारी को तय करना चाहिए उनको कि जो वो दिखा रहे हैं वो किस तरह से दिखा रहे हैं, उनको क्या दिखाना चाहिए, किस हद तक उनको दिखाना चाहिए, क्या उसकी सच्चाई है, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो अभी बिहार में एक घटना हुई, आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो जुलूस निकल रहा था हिंदुओं का, वो उस पर जो उस पर पत्थरबाजी हुई और उसके बावजूद भी वहाँ पर नीतीश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा जो है वो हिंदुओं को ही उत्पीड़न किया उनका। तो इस बारे में इस जो नीतीश जो एक भाजपा के साथ रहे हैं इतने सालों तक, वो आज ऐसा राजनीति के लिए क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, जहाँ तक शांति की बात है, जहाँ तक संप्रभुता की बात है, जहाँ तक अमन चैन की बात है, उसमें हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं होता। जब समाज में शांति होती है तो वो हिंदुओं के लिए भी होती है, मुसलमानों के लिए भी होती है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की विपक्षी पार्टियों का कि एक कौम विशेष को मुद्दा बना करके उनके अपराधों को संरक्षण दे करके उनसे अपराध कराते रहे हैं और उनको वो हमेशा वोट बैंक मानते रहे हैं। मैं तो अपने लगभग सभी इंटरव्यू में, अपनी स्पीच में पूछता रहा हूँ कि मुझे आज़ादी के बाद एक नेता बताइए जिसने उस कौम विशेष की शिक्षा की बात करी हो। किसी ने नहीं करी। हर व्यक्ति ने, हर पार्टी ने उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। भाजपा ने जो भी स्कीम्स लाया उसमें कभी ऐसा नहीं किया, चाहे वो गरीबों को आवाज़ देने की हो, चाहे किसी भी अन्य क्षेत्र की स्कीम हो, राशन बांटने की स्कीम हो, किसी में हिंदू मुस्लिम नहीं किया। नीतीश और ममता सिर्फ यही करते हैं कि एक वर्ग विशेष को संरक्षण दे करके उनके अपराध को बढ़ाते हैं। देखिए, अपराध बढ़ता है तो समाज में बहुत दिक्कतें आती हैं वो, और जब समाज में अपराध बढ़ेगा, समाज में दिक्कतें आएंगी, अशांति आएंगी, तो वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं आएंगी, वो सभी के लिए आएंगी। और अब जनता को कहीं ना कहीं इस बात से सचेत हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है आपके लिए जो नज़ीर है पूरे देश में। सबसे ज़्यादा मुसलमान भाई उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले सबसे ज़्यादा संख्या उनकी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने निज़ाम बदला है तो हमने इंतज़ाम बदल दिया। ये लोग क्या करते हैं? उनकी राजनीति करते हैं। मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई ज़िला है जहाँ हमारे किसी मुसलमान भाई के साथ कोई अत्याचार हो रहा हो या कोई इस तरह की घटना हो रही हो जिससे असामाजिक तत्वों को फ़ायदा मिल रहा हो? हम लोगों ने अगर सत्ता में आए हैं तो सबके लिए आए हैं। हमें केवल हिंदुओं ने चुन के नहीं भेजा, हमें मुस्लिमों ने भी चुन के भेजा है। तो हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम समाज में शांति की बात करें, ना कि किसी कौम विशेष में। और ये बात जितनी जल्दी विपक्षियों को समझनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। अन्यथा जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आया है बहुत जल्दी उनके राज्यों में आने वाला है और वो अपनी राजनीतिक जो अस्तित्व है उसको यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी तरह खो देंगे। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर रोहित सक्सेना। इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से ये समझाया कि भाजपा को जो लोग तथाकथित लोग विपक्षी हों चाहे और लोग अन्य लोग हों जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे अच्छा उदाहरण इन्होंने उत्तर प्रदेश का दिया जहां सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। वहां पर किसी के साथ कोई जुर्म नहीं हो रहा, कोई जाति नहीं हो रही और बहुत ही सुचारू रूप से सरकार चल रही है। तो इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया और इनका जो दृष्टिकोण है ये बहुत ही अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी इसको बहुत पसंद करेंगे। कैमरामैन अभिषेक शुक्ला के साथ अजय त्रिपाठी, लोक भारती का।